मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि यूएस के ट्रेजरी ने खुद प्रिंट की है, उसका अगर आप लायबिलिटीज देखें तो $42 ट्रिलियन का डेट है। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि अमेरिका का पावर गिरने से इंडिया में कौन से इन्वेस्टमेंट करने से हमें फायदा होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेज पे अलग अलग शेयर्स और कमोडिटीज प्रॉफिट देते हैं। अगर हम इन पैटर्न्स को समझ जाए तो हमारे प्रॉफिट से एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। अमेरिका सबसे ज्यादा धनवान और शक्तिशाली देश रह चुका है, लेकिन एक टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर भी पावरफुल था, कभी डच एम्पायर भी था और कभी चाणक्य जी का मौर्यन एम्पायर भी महाशक्तिशाली रह चुका है। वो सब एक दौर से गुजरे और खत्म हो गए। एक महाशक्तिशाली देश बनाते वक्त देश में स्ट्रांग लीडरशिप होती है। अमेरिका में रोजवेल्ट, निक्सन, रेगन जैसे बड़े लीडर्स आए, कड़े स्टेप्स लिए एजुकेशन और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। इस स्टेज पे महाशक्तिशाली देश इन्वेंशन करते हैं, लाइट बल्ब का इन्वेंशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कार्स का। लोग मेहनत करने में विश्वास करते हैं और कोई ज्यादा फ्री की चीज मांगता नहीं। मार्केट बड़ा होता जाता है, कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सस्ते और महंगे, जिससे प्राइस इन्फ्लेशन कम रहता है और सेविंग्स और इनकम भी बढ़ती रहती है। फिर आता है स्लो डाउन। लोग फिर आसानी से जीना पसंद करते, बीमारियां बढ़ जाती है, लोग पढ़ाई और मेहनत पे विश्वास नहीं करते, आराम करने में पसंद करते हैं, जिससे कंपटीशन मार्केट में कम होता जाता है और मोनोपोली बनती जाती है। इन मोनोपोलीज की वजह से अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब और गरीब। यहाँ से देश का कर्जा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उनको वही अच्छे दिन की लाइफस्टाइल की आदत होती है और वो मानने को तैयार नहीं होते कि वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे जैसे गरीब और अमीरों के बीच डिफरेंस पीक पे पहुंच जाता है, वेल्थ गैप बढ़ जाता है, अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर लीडरशिप वो आती है जो पीपल प्लीजर, यानी कि लोगों को फ्री में बांट कर सत्ता हासिल करने वाली सरकार आ जाती है, ना कि वो गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एजुकेशन पे फोकस करे। इस आखिरी स्टेज 3 पे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो देश को गिरा देते हैं। पहले अमीरों और गरीबों के बीच फासला, दूसरा होता है एक विश्व में बढ़ती महामारी, और तीसरा पॉइंट है बाहर एक बराबरी के देश के साथ युद्ध। इनमें से एक या अधिक कारण की वजह से देश का कर्जा बहुत बढ़ जाता है और देश दिवालिया घोषित हो जाता है। अब ये समझते हैं कि इस साइकिल में करेंसी का क्या महत्व है। जब कोई कंट्री पहले स्टेज में एग्रेसिवली ग्रो कर रही होती है, उनके पास हार्ड करेंसी यानी गोल्ड और सिल्वर ज्यादा होता है, जो कि रियल वेल्थ है। दूसरे स्टेज में ऐसा हो जाता है कि वो सेंट्रल बैंक्स के साथ गोल्ड और उसकी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो जब चाहे तब। तीसरे स्टेज पे वेल्थ उनकी इतनी बढ़ जाती है महाशक्ति की, कि वो अब अपने इनकम से ज्यादा स्पेंड करने लगते हैं। अब इन्फ्लेशन उनको कम लगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन सारा स्प्रेड आउट होता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन दूसरे कंट्रीज जिनके पास वेल्थ कम होती है, उनको इन्फ्लेशन ज्यादा लगता है। फिर लास्ट स्टेज पे वो करेंसी प्रिंट कर करके इतना अब्यूज कर देते हैं कि उनके पास करेंसी की तुलना में गोल्ड बहुत कम होता है और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज उनकी करेंसी पे से विश्वास खो देते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हो कैसे पहले करेंसी की वैल्यू सेम रही और फिर मनी प्रिंटिंग की वजह से गिरी, और बाद में इवेंट्स जैसे वॉर और महामारी की वजह से करेंसी बहुत जोरों से गिरने लगती है और खर्चों को पे नहीं कर सकता ये महाशक्ति। और फिर कंट्रीज अपने करेंसी की वैल्यू एक्सेसिव प्रिंटिंग की वजह से खो देते हैं, जिसका एक फैंसी वर्ड है डिवैल्यूएशन। अब ये समझने के लिए कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कब गिरेगा, हमें समझना जरूरी है कि यूएस अपनी करेंसी और पावर साइकिल में कहां पहुंचा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब यूके की जीत हुई, लेकिन अमेरिका और यूएसएसआर एक महाशक्ति बनकर उभरा। कैसे? आप इस चार्ट में देख सकते हो कैसे वॉर के खर्चे की वजह से यूके की करेंसी और गोल्ड रिजर्व खत्म हो गए। इस चार्ट में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यूएस के गोल्ड रिजर्व कितने बड़े हैं। इसका कारण क्या है? यूएस स्मार्टली वॉर की दोनों साइड को वेपन सप्लाई करके एक अमीर देश बन गया। यूके ने अपना महाशक्ति का स्थान तो खो लिया, अमेरिका एक नया महाशक्तिशाली देश बनकर उभरा। यहां अमेरिका एक चीज करता है, दूसरे देशों के साथ ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट कर लेता है। अब यूएस क्या करता है? डॉलर को गोल्ड से बैक कर लेता है एक फिक्स रेट के साथ, ताकि उसी करेंसी की परचेसिंग पावर मेंटेन होती रहे और ग्लोबल ट्रेडिंग करेंसी बन जाती है, क्योंकि उसकी करेंसी की परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है और स्टेबल होती है। अगर यूएस अपनी करेंसी प्रिंट भी करता है तो उसको उतना गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ेगा करेंसी के रेट को स्टेबल रखने के लिए। यूएस इस वक्त वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। इनके पास इतना गोल्ड था कि वो 8 साल तक चीजें इंपोर्ट कर सकते थे दूसरे देशों से। जब यूएस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना तो उसकी करेंसी भी हाईएस्ट ट्रेडेड करेंसी बन गई। फिर आता है 1970s।
1970 से यूएस उस फेज में पहुंचा जिससे यूएस अपनी करेंसी को अब्यूज करने लगता है। डिटेल में समझते हैं इस बात को। यूएस डॉलर से ज्यादा इंपोर्ट करने की वजह से यूएस के पास गोल्ड कम पड़ रहे थे, तो वो क्या करता है कि गोल्ड कम रिजर्व में रखता है और यूएस डॉलर की प्रिंटिंग बढ़ा लेता है। इससे यूएस की करेंसी तो कमजोर पड़ने ही लगते हैं, लेकिन यूएस बड़े ही चालाकी से दुनिया को ट्रेजरी बॉन्ड्स ऑफर करने लगता है। अगर आप यूएस डॉलर को रखते हो तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप गोल्ड रखते हो तो गोल्ड पे तो कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, सिर्फ हल्का सा प्राइस अप्रिसिएशन आपको मिल जाता है। तो दुनिया को बहुत फायदा हुआ इस चीज का, क्योंकि आपको अगर 2 से 3% इंटरेस्ट मिले और आपको सेविंग्स भी हो, तो उससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है दुनिया के लिए। यहाँ यूएस डॉलर को गोल्ड से बैक करना बंद कर देता है और कोई भी डॉलर को गोल्ड से एक्सचेंज नहीं कर सकता था। यूएस डॉलर को प्रिंट करके कोई भी चीज परचेस कर सकता था पूरी दुनिया में। वही दूसरे कंट्रीज की सेविंग वापस ट्रेजरी बॉन्ड्स के जरिए यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो जाती थी। यूएस प्रिंट करके उनको इंटरेस्ट भी पे कर देता था। इससे महंगाई बढ़ती तो थी, फिर भी गोल्ड से सेविंग्स कंट्रीज की ज्यादा ही रहती थी। ये पॉलिसी की वजह से यूएस में एक अंदर ही अंदर इन्फ्लेशन की साइकिल शुरू हो जाती है, जिसको रे डैलियो बूम और बस्ट साइकिल कहते हैं। यहां शुरू होता है अब्यूज। यूएस इस पैसे को वॉर को फंड करने में भी यूज कर लेता है। हम सबको पता ही है वियतनाम वॉर। वो अपने मिलिट्री बजट को बढ़ा लेता है और पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बना लेता है, क्योंकि अब पैसा तो छापा ही जा सकता है बिना गोल्ड की बैकिंग से। ये जब अधिक होने लगता है तो महंगाई बढ़ जाती है। 1980 में इन्फ्लेशन 14% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीडरशिप में रोनाल्ड रेगन को इलेक्ट करके लाया जाता है। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा जाता है ताकि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो और लोग कम परचेस करें। ऐसे शुरू हो जाती है महंगाई और मंदी की साइकिल। जब मंदी आती है तब ब्याज कम करके मार्केट में परचेसिंग बढ़ाई जाती है ताकि लोग ज्यादा खरीदे और ज्यादा पैसा प्रिंट हो। यूएस धीरे धीरे इस पॉलिसी की वजह से गिरावट की ओर बढ़ने लगता है। 1990 से 2008 तक पैसा प्रिंट करके खरीदने की वजह से यूएस को आदत पड़ जाती है और मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे यूएस से चाइना शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हाई पॉपुलेशन की वजह से लोग कम प्राइस में ज्यादा चीजें बना लेते हैं वहां पे। जैसे जैसे ये प्रोसेस हो जाता है, मिडिल क्लास की इनकम पूरी पहुंच जाती है चाइना में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करके वो परचेस करता है चीन से। क्योंकि ओनरशिप क्लास यानी कंपनी के मालिक बचे और सर्विस क्लास यानी वेटर बचे। बाकी सारी जॉब्स जो मैन्युफैक्चरिंग और लेबर की थी वो तो चाइना चली गई। तो वेल्थ गैप यहां से बढ़ने लगा। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वगैरह जिसको डॉलर की वैल्यू की वजह से सैलरी अच्छी मिलती थी, वो सारे यूएस शिफ्ट होने लगे। तो टेक्नोलॉजी में यूएस बहुत आगे बढ़ने लगा। पूरी दुनिया ही मतलब यूएस की ओर मूव होने लगी, जिसको इमिग्रेशन कहते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हो कैसे मिडिल क्लास खत्म हो गया। टॉप 0.1% और 90% के बीच के इनकम गैप बहुत बढ़ने लगे, जिसकी वजह से मेजॉरिटी लो इनकम के जो लोग थे उसमें नाराजगी आ गई और टॉप जो ओनरशिप क्लास के अगेंस्ट वो बोलने लगे। गवर्नमेंट के आसान लोन और डॉलर के परचेसिंग पावर की वजह से अब लोग आराम करना पसंद करते हैं। फोकस एजुकेशन से यूएस का हटके अब और सारी चीजों में लग गया। आप इस चार्ट में देख सकते हो कैसे अब यूएस में कम लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं अमेरिकन कॉलेजेस से। हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि कैसे वर्चस्व राइज करते वक्त लोग एजुकेशन पे फोकस करते हैं। कंट्रीज एजुकेशन से लाइट बल्ब जैसे चीजों का आविष्कार करती है, कार जैसे चीजों का आविष्कार होता है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है लोगों के बीच, मिलिट्री बजट बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, पूरी दुनिया में एक डॉलर जैसी इंटरनेशनल करेंसी बन जाती है। हमने ये तो समझ लिया कि अमेरिका का अब एजुकेशन डिक्लाइन हो चुका है। सबसे पहले वर्चस्व गिरते वक्त हर किसी सुपर पावर का एजुकेशन ही गिरता है। अब हम देखते हैं कि कंपटीशन की हालत अमेरिका में। जो एक समय पे अमेरिका बिजनेस करने पे विश्वास रखता था, वो आज इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रहा है एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स से। इससे अब उसकी प्रोग्रेस कम हो रही है, राइवलरी हो रही है चाइना के साथ। अब एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग के साथ compete करके एक्सपोर्ट करने के अलावा यूएस सब सैंक्शंस लगा रहा है दूसरे देशों पे, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ताकि कोई आगे ना बढ़े, और खुद भी वो वीक हो रहा है उसकी वजह से। चाइना जैसे राइवल को हराने के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्ट्रेटेजी पे फोकस करने के बजाय यूएस ये कर रहा है कि उसके क्वाड, ऑकस और ऐसे ग्रुप्स बना के चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है अपने एरिया में,
जनरली लोग चाइना को ब्लेम करते हैं एग्रेशन के लिए, लेकिन यूएस मिलिट्री बेस भी बना रहा है चाइना के कोस्ट पे। मेरे पास एक मैप है। हाँ, इस मैप से आप देख सकते हो कि कितने मिलिट्री बेस है यूएस के जापान में। वो चाइना के अराउंड सराउंड करके रखा है, और काफी मिलिट्री बेस फिलीपींस में भी है। यूएस वैसे ही इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। साउथ चाइना सी के सारे देश जो भी सराउंडिंग है कोस्टल एरिया में, उनको एड कर रहा है यूएस अपनी ही कैपेसिटी के अनुसार। दूसरी ओर रशिया भी यूएस के एग्रेशन को डिफेंड कर रहा है यूक्रेन में, जिस कारण यूएस ने रशिया पे प्रतिबंध लगा दिए, क्योंकि दूसरे देश की तरह रशिया ने भी अपनी सेविंग्स डॉलर में रखी थी। यूएस ने उस डॉलर को जब्त कर लिए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इंडिया पे भी लग चुके हैं ये सैंक्शन, जब जब इंडिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया था। ईरान पे भी लग चुके हैं जब ईरान ने ना सुनी अमेरिका की। वेनेजुएला पे भी लग चुके हैं। जो भी देश अमेरिका की बात नहीं सुनता, उन पे प्रतिबंध लग जाते हैं। इन प्रतिबंधों से छोटी साइज की कंट्रीज का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि यूएस जैसे बड़ी इकोनॉमी से ट्रेड करने को नहीं मिलता, तो वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, और वो डॉलर से दूसरे देशों से भी ट्रेड नहीं कर सकते। अब यूएस के एक्सपर्ट बालाजी श्रीनिवासन का कहना है कि यूएस की इकोनॉमी रियल नहीं है, ये पूरी कर्जे पे चल रही है। मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दिखाता हूं। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि यूएस के ट्रेजरी ने खुद प्रिंट की है, उसका अगर आप लायबिलिटीज देखें तो $42 ट्रिलियन का डेट है। अगर आप डेफिसिट देखें, यानी कि रेवेन्यू के कंपेयर में अगर आप एक्सपेंसेस देखें, तो आपको पता चलेगा कि पिछले ईयर से ही 23% की ग्रोथ है, जो कि 319 बिलियन से 1.7 ट्रिलियन हो गई सिर्फ एक साल के अंदर। और यूएस ट्रेजरी खुद कहती है कि जो करंट फाइनेंशियल प्लान है वो अनसस्टेनेबल है। आप चार्ट से देख सकते हो कि यहां से जो प्लान है 2023 से शुरुआत हुई, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का पार्ट कितना ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट द गवर्नमेंट इज विलिंग टू मेक एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इट हैज। यानी कि डिफेंस स्पेंडिंग, मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के जो ऑब्लिगेशन है वो गवर्नमेंट की इतने ज्यादा है कि उनके पास रेवेन्यू ही नहीं है, और वो डेट जो बाहर से उठाएंगे उसका इंटरेस्ट रेट ही इतना होगा कि वो अपने ऑब्लिगेशंस जो है, जो सिटीजन्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप देखें तो इस पेज पे लिखा है कि कितना डेट जो है पब्लिकली हेल्ड है, और वो यहाँ से कितना बढ़ने वाला है। आप अगर 2020 तक देखें तो वो ऑलमोस्ट 100% ऑफ द जीडीपी है, और अब यहाँ से 500% से 600% की प्रोजेक्शन दिखा रहा है। ये खुद यूएस ट्रेजरी दिखा रहा है। यहाँ इस लाइन पे गौर कीजिए। The total resources needed for all programs sums up to 175.3 trillion in present value terms। यानी कि यूएस को 175.3 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी उसके सारे एक्सपेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। महंगाई की बात करें तो कंपाउंडेड इन्फ्लेशन रेट 2020 से 26.19% है, जो हर एक अमेरिकन को जो फ्री का पैसा बांटा गया कोविड में, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो 26% कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। वेल, नथिंग इज फ्री। महंगाई के रूप में आपको पे ही करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कैसे यूएस अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को इशू करता है, ताकि दूसरे कंट्रीज अपनी सेविंग्स को उसमें पार्क कर सकते, और उसको यूएस को चुकाना ही होता है। अल्टीमेटली वो एक कर्जा होता है, लेकिन उस पर उन कंट्रीज को इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आप अगर देखें तो लार्जेस्ट ट्रेजरी होल्डर जो था वो चाइना था। तो चाइना अब यूएस की इकोनॉमी में विश्वास नहीं दिखा रहा है। जो ट्रेजरीज में वो इन्वेस्ट करता था कंटिन्यूसली, आप देखें तो 2016 से एकदम से गिरावट में है। अब बॉन्ड्स खरीदने वाले कम है, तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। बाकी चार्ट से हमने कंफर्म कर लिया कि कैसे यूएस ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है और करता रहेगा। मतलब अब यूएस ट्रेजरी को एक सेफ ऑप्शन की तरह नहीं देखा जाता। डॉलर में इंटरनेशनल परचेसिंग होती है, सेविंग्स भी होती है, और लोन भी उसी में दिया जाता है। ब्रिक्स जो कि आज G7 से भी पावरफुल इकोनॉमी बन चुके हैं, भारत भी आज डॉलर को चैलेंज कर रहा है वॉस्टो अकाउंट्स खोल के। यानी कि आप कोई भी कंट्री अगर भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है रुपी में, तो आरबीआई के साथ वो वॉस्टो अकाउंट खोल सकता है इंटरनेशनल रुपी में ट्रेड करने के लिए। वैसे ही इंटरनेशनल प्रभावशाली देश रशिया और चाइना कर रहे हैं अपने अपने एरिया में। कमाया गया पैसा अब डॉलर की जगह गोल्ड में सेव हो रहा है। ये प्रोसेस सक्सेसफुल है, क्योंकि रशिया अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों की वजह से फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। यस,
जो इन्फ्लेशन, जो मनी प्रिंटिंग की वजह से अमेरिका बाय कर सकता था चीजें रशिया में से, उसको अब अमेरिका ने खुद ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि अब अमेरिकन डॉलर की सर्कुलेशन कम है, अमेरिका का वर्चस्व गिर चुका है। पहले अमेरिका के कंट्रोल पे चढ़ने वाले लोन इंस्टीट्यूशन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थे, जो कंट्रीज को अपनी कंडीशंस पे लोन देते थे। उनके लिए अब ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ला चुका है, यानी कि उनके अल्टरनेटिव में भी कुछ है, जो अगर यूएस से अगर लोन नहीं मिलता तो कंट्रीज अब ब्रिक्स कंट्रीज से भी लोन ले सकते हैं। तो यूएस का इन्फ्लुएंस अब गिरा है। 2020 के बाद कोरोना वायरस भी आया, यूक्रेन में युद्ध हुआ, अमेरिका के सैंक्शंस लगे और डॉलर जब्त हो गए रशिया के। इस कारण दुनिया ने यूएस डॉलर पे से अपना विश्वास खो दिया है, पूरे सिस्टम पे से विश्वास खो दिया है जो यूएस ने बनाया था। सारी कंट्रीज लगी है कि ब्रिक्स कंट्री के साथ कोलैबोरेट करे और खुद की करेंसी में ट्रेड करे। अब अमेरिका अगर डॉलर प्रिंट करता है तो उनको महंगाई झेलनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया डॉलर से ट्रेड कम कर रही है और डॉलर में वो कर्जा भी नहीं उठा सकता, क्योंकि लोग अपनी करेंसी में अब सेव कर रहे हैं। अब इसलिए जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा। ब्रिक्स यानी रशिया, इंडिया और चाइना यूनाइटेड नेशन से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं। ये स्टार्टअप इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री डॉलर की फंडिंग की वजह से डिस्काउंट्स देकर ग्रो हुई, उसमें अब कमी आ सकती है। दुनिया अब दूसरे पे से विश्वास खो रही है, अब खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, जिसकी वजह से इंडिया आज आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चला रहा है, जो एक उसी का रीजन है। जैसे 1940s में अंग्रेजों का वर्चस्व कमजोर हुआ, उनकी करेंसी में गिरावट आई, गोल्ड रिजर्व कम हो गए, आर्थिक रूप से ब्रिटेन कमजोर होकर सारी कॉलोनी छोड़ के भाग गया, वैसा ही कुछ अमेरिका कमजोर हो रहा है और उसकी मिलिट्री बजट में भी अब कमजोरी आएगी। ये बेसिस की वजह से ही वो अपना वर्चस्व दिखाता था दूसरी कंट्रीज में, जिसकी वजह से वो सस्ते में ऑयल ले पाता था, धमकियां देकर रिसोर्सेस उठा लेता था, उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी में सस्ते दाम पे चीजें मिला करती थी। वो उसमें अब कुछ चेंजेस आएंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर पिसेंगे तो वो है अमेरिकन सिटीजन, क्योंकि डॉलर की वजह से सस्ते लेबर एक्सप्लॉइट हुए एशिया और अफ्रीका से, सब सस्ते रिसोर्सेज उठाए गए एशिया और अफ्रीका से, और उनके मिलिट्री बेसिस से इन्फ्लुएंस किया गया एशिया और अफ्रीका को सस्ते में चीजें देने के लिए। जो इंडिविजुअल कार, हाउस और लग्जरी की लाइफस्टाइल अमेरिका ने एक्सपीरियंस की, वो इन्हीं कारण की वजह से थी और उसमें अब चेंजेस आएंगे। ये चार्ट में एवरेज राइज एंड फॉल का डायग्राम है, जो मैंने रे डैलियो की बुक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर से सोर्स किया है। हमने देखा कि यूएस का एजुकेशन गिर चुका है, यूएस का कंपटीशन अब गिरने को है, जो कि ग्रीन लाइन है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस की पोजीशन आज चेंज हो चुकी है, आज चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दुनिया का। फाइनेंशियल सेंटर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो कि पावर थे यूएस के हाथ में, वो सारे फैक्टर्स आज यूएस के हाथ से जाके यूएस करीब 80 लेवल के पॉइंट के पास पहुंच चुका है। यानी रे डैलियो के हिसाब से, उनके रिसर्च के हिसाब से, अब फैक्टर्स में तेजी से गिरावट आ सकती है, यानी मिलिट्री बजट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक आउटपुट और रिजर्व करेंसी स्टेटस, जिससे यूएस अपना इजीली परचेस कर सकता था, इजीली कर्जा ले सकता था, उसके सिटीजन अच्छी से लाइफ जीते थे रिजर्व करेंसी की वजह से, यूएस डॉलर की वजह से, उसमें अब तेजी से गिरावट आ सकती है। 2008 की आर्थिक मंदी की वजह से अमेरिका में करीब 2 करोड़ छोटे बिजनेसेस ने बैंकरप्सी फाइल करी थी। आम लोगों की डिपॉजिट रखने वाली 500 बैंक भी बैंकरप्ट हो गई थी। ये आर्थिक मंदी का असर है। सोचो, अगर आज सुपर पावर की करेंसी गिरती है तो उसका इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पे क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्ट कहां करना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। आप ये देखो कि 1920 में मंदी की वजह से करेंसी गिरी थी, 1945 में वॉर के बाद की आर्थिक मंदी की वजह से करेंसी गिरी, फिर 1970 में हमने देखा कि प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड से डॉलर को हटाया, उसके बाद करेंसी गिरी, और 2008 के आर्थिक मंदी के बाद गिरावट कंटिन्यू है 2020 में भी। कंपेयर करते हैं गोल्ड के प्राइस से। 1970 से 1980 में आप देखें कि गोल्ड की प्राइस तेजी से बढ़ी, करेंसी की वैल्यू के गिरने की वजह से गोल्ड पे लोगों ने ज्यादा विश्वास दिखाया। फिर आता है 2008 के क्राइसिस का समय, उसके बाद भी तेजी से प्रिंटिंग हुई, यूएस में काफी बैंक्स बैंकरप्ट हो गए उस टाइम में। उसके बाद से आप अगर देखें तो 2020 के बाद भी एग्रेसिवली यूएस ने करेंसी को प्रिंट किया था, कोरोना में लोगों को फ्री मनी देने के लिए, स्टिमुलस चेक्स देने के लिए।
तो अब लोग डॉलर से गोल्ड पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन आने वाली आर्थिक मंदी कोई आम नहीं है। यहाँ कोरोना महामारी, यूक्रेन वॉर, गाजा वॉर, चीन से अमेरिका की दुश्मनी, ब्रिक्स संगठन जैसे कई चुनौतियां हैं अमेरिका के लिए। यहाँ अगर आप देखें 1940, यहाँ ये ब्लू सर्कल और ये 1940 का बड़ा सर्कल पे आप गौर कीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। ब्रिटेन महाशक्ति के स्थान से गिरकर अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश बना। वॉर के वेपन्स और कई चीजें बेचकर अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व 1940s में बढ़ाते जा रहा था। वही गोल्ड ब्रिटेन बेच रहा था और कई सारे पावरफुल कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो अमेरिका से डील कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका दोनों साइड की कंट्रीज जो कि दुश्मन थी और जो दोस्त कंट्रीज थी उनके साथ भी वेपन सेल्स कर रहा था। तो उसकी वजह से अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स काफी तेजी से बढ़े। और आज की स्थिति के साथ हम अगर कंपेयर करें तो आज अमेरिका कमजोर है, कर्जे में है और उसके सामने ब्रिक्स कंट्रीज गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। रियल वेल्थ जो कि गोल्ड में होते हैं, बाकी करेंसी तो एक पेपर है। गोल्ड में वेल्थ स्टोर करने वाले ब्रिक्स नेशन आज अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, जबकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही है। इस चार्ट से आप देख सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस। तो अमेरिका की जो ब्लू लाइन है वो कितनी कमजोर हो रही है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हो कि अमेरिका बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट बहुत ही कम। तो इस एनालिसिस से हमें क्या सीखने को मिलता है? करेंसी कमजोर होने के टाइम पे गोल्ड और सिल्वर अच्छा परफॉर्म करता है। मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक पे अभी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली ब्रिक्स कंट्रीज में। डिफेंस स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि आप एक शक्तिशाली देश की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं अपने नेबरहुड में, तो डिफेंस